दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। अशोक कुमार सुखपाल, RNTPG कॉलेज कपासन की ओर से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमने पिछली वीडियो में बक्सर के युद्ध की बात की थी और आज हम बात करेंगे इलाहाबाद की संधि कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या शर्तें थी। उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल के द्वैत शासन व्यवस्था की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लाइव की दूसरी बार गवर्नर बनकर आना। जून सन 1765 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर भारत आया। उसके भारत आने के बाद अवध के शासक और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बारे में अंतिम फैसला करना था और इसी अंतिम फैसले के तत्वाधान में ही सन 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। सन 1765 ईस्वी में जब क्लाइव कलकत्ता पहुंचा, उस समय पूरा मुगल साम्राज्य कंपनी के चरणों में पड़ा हुआ था। क्लाइव के लिए किसी भी निर्णय पर पहुंचना आसान काम नहीं था। बक्सर के तुरंत बाद वंशी टाड ने शाह आलम को अवध का सूबा देने का आश्वासन दिया था। उसने सोचा था कि यदि कंपनी की सीमाओं के पास ही मुगल साम्राज्य की सेना रहेगी तो कंपनी के हित अधिक सुरक्षित रहेंगे। परंतु क्लाइव का यह मानना था कि यदि अवध कमजोर मुगल सम्राट को दे दिया गया तो मराठे अवध पर निरंतर धावा मारते रहेंगे और कंपनी को मराठों से उलझना पड़ेगा। काउंसिल के कुछ सदस्यों की राय थी कि आगे बढ़कर दिल्ली पर अधिकार कर लेना चाहिए, लेकिन अनुभवी राजनीतिज्ञ क्लाइव ने समझ लिया कि अभी ऐसा करना लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास इतने साधन नहीं थे कि वे इतने बड़े भूभाग की व्यवस्था कर सकें। इसे कंपनी का मराठों से झगड़ा उठ खड़ा होता और इस बात की भी आशंका थी कि कहीं बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी उनके हाथ से नहीं निकल जाए। एक सुझाव ये भी आया कि कंपनी मुगल बादशाह को दिल्ली जाने के लिए तथा अपना भाग्य आजमाइश के लिए स्वतंत्र छोड़ दें। परंतु इस स्थिति में मराठे मुगल सम्राट को अपने नियंत्रण में ले सकते थे। ये ठीक है कि मुगल बादशाह नाम मात्र का बादशाह था, उसके पास न अपनी सेना थी न ही अपना खजाना था, परंतु वो वैधानिक शासक था और कोई भी शक्ति उसको अपने वश में करके उसका फायदा उठा सकती थी। ऐसी स्थिति में क्लाइव ने काफ़ी समझदारी से काम किया और राजनीतिज्ञता का परिचय देते हुए मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और मुगल बादशाह के साथ निम्नलिखित शर्तों पर इलाहाबाद की संधि कर ली। 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में संपन्न हुई। उसकी निम्नलिखित शर्तें थी। हम प्रथम शर्त की बात करेंगे। अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जेलों को लेकर मुगल बादशाह को सौंप दी गई। प्रथम शर्त। दूसरी शर्त ये थी, मुगल बादशाह ने एक विशेष फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। एक अन्य फरमान के द्वारा मुगल बादशाह ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को इन प्रांतों का नवाब स्वीकार कर लिया। तीसरी शर्त थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपये प्रतिवर्ष देना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इलाहाबाद की संधि से कंपनी को वैधानिक रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार प्राप्त हो गया।
अब वे मुगल बादशाह के अधिकार की हैसियत से शासन करने लगी। इन सूबों में अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। अब हम बात करेंगे इलाहाबाद संधि के बाद बंगाल में द्वैत शासन। प्रश्न ये उठता है कि द्वैत शासन किसे कहते हैं? द्वैत शासन उसे कहते हैं कि किसी भी प्रांत, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जगह पर एक नहीं बल्कि दो शासन, दो तरह की शासन व्यवस्था स्थापित हो, ऐसी शासन व्यवस्था को हम द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को हम द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि संपन्न करने के बाद लॉर्ड क्लाइव के उत्तराधिकारी गवर्नर जनरलों ने बंगाल में जिस शासन व्यवस्था की स्थापना की, उस व्यवस्था को द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। मुगल शासन पद्धति के अंतर्गत बंगाल सूबे का शासन दो भागों में बांटा हुआ था। एक था दीवानी शासन और दूसरा था निजामत के शासन। दीवानी शासन जिसके अंतर्गत कर वसूली और दीवानी न्याय के कार्य सम्मिलित थे, और निजामत जिसके अंतर्गत शांति व्यवस्था, बाह्य आक्रमण से रक्षा, फौजदारी, न्याय के कार्य सम्मिलित थे। अंग्रेजों ने निजामत के अधिकार बंगाल के नवाब को सौंप दिए गए और दीवानी के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख लिया। अर्थात ये दोहरी व्यवस्था बंगाल में स्थापित कर दी गई। एक के पास उत्तरदायित्व था और दूसरे के पास अधिकार थे। जिसके पास अधिकार थे उसके पास उत्तरदायित्व नहीं था, और जिसके पास उत्तरदायित्व थे उसके पास अधिकार नहीं था। अर्थात राजस्व वसूल करना, उस राजस्व को खर्च करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने स्वयं अपने हाथ में ले ली थी, जबकि उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करने तथा उपद्रवों से बचाने तथा उस क्षेत्र में शांति के लिए बंगाल के नवाब को जिम्मेदार ठहरा दिया गया था। इस प्रकार की व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में जो स्थापित की थी, ऐसी ही व्यवस्था को हम द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। इस शासन व्यवस्था के तहत ही बिहार में सीताब राय को दीवान नियुक्त किया गया और बंगाल में मेहताब राय को दीवान नियुक्त किया गया। इन दोनों हिंदू व्यक्तियों को बंगाल से राजस्व वसूल करने का अधिकार देकर बंगाल के नवाब से दीवानी या राजस्व के अधिकार छीन लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मात्र बंगाल के नवाब के पास बंगाल में शांति व्यवस्था स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी प्रकार की व्यवस्था को हम द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था को हम द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।